जैसे कि हीरा मंडी लाहौर, पाकिस्तान लाहौर के शहर की एक कहानी है। तो ऐसा भी क्या हुआ कि उनको लाहौर के पाकिस्तान ही का सब्जेक्ट क्यों चुनना पड़ा? इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, उनको चुनना नहीं पड़ा, उन्हें पसंद आया। हीरा मंडी एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे। और वो संजय लीला भंसाली की है। तो आप आई एम श्योर पाकिस्तान में संजय लीला भंसाली के नाम से हर कोई जानता है। फिर कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की। कहानी घर घर की में मेरा थोड़ा सा नेगेटिव किरदार था। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जहांज़ेब अवान और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। भारत से, इंडिया से, बहुत अच्छी अदाकारा जिन्होंने बहुत से सीरियल में और फिल्म्स में काम किया है। आइए हम बात करते हैं जयति भाटिया जी से। आदाब। आदाब, कैसे हैं आप? बहुत सालों की हमारी कोशिश रही है ये जी इसे जी लाइव लाने की और बातचीत करने की, जो हमेशा डिले ही होता जा रहा था। पर बहुत अच्छा है, जब जो होता है वो अच्छे के लिए होता जी जी है। जी बिल्कुल। और हमारी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको जयति जी। थैंक यू जयती। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत मुझे हमेशा ही पाकिस्तान से बहुत सारा प्यार मिला है। और बहुत लोग बहुत मेरे काम को सराहते हैं, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि जयति जी ने जो है काफ़ी सीरियल में काम किया है। हम उनके कुछ सीरियल्स के नाम लेते हैं जो बड़े हिट रहे हैं। कसौटी ज़िंदगी की, तू मैं, कहानी घर घर की, और रिसेंटली अभी एक जो है ड्रामा फिल्म आई है हीरा मंडी, जो कि उनमें भी इन्होंने काम किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जयति जी इन हिट फिल्मों में और सीरियल में काम करने का? हमेशा जब आप कोई काम करते हैं तो आपको लगता है कि वो सक्सेस हो, वो हिट हो। तो मैं काफी उस हिसाब से खुशकिस्मत रही हूँ जी जी कि मैंने जिन शोज में भी काम किया उसमें कम से कम 90% जो शोज हैं वो सुपर हिट ही रहे हैं। जी जी एक और सीरियल मैं आपको बताना चाहूंगी जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान से बहुत बहुत प्यार मिला है। और अभी भी लोग उसके बारे में मुझे जी जी मैसेज करते हैं। अब जब हीरा मंडी आया तो दोबारा सब लोग जाग गए और फिर वापस उस शो के बारे में उन्होंने मुझे याद दिलाया। मेरा एक शो था जिसका नाम था सबकी लाडली बेबो। जी जी वो जी स्टार जी प्लस पर आया करता जी था और जी मैं गुरशील मल्होत्रा का किरदार करती थी और जी बहुत ही मतलब वैम्पायर का किरदार था मेरा। और मैं बेबो को बहुत सताती थी। तो मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान में पोस्टर्स छपे हैं, हमारे छोटे छोटे पोस्टर्स जी जो घर में लगाने के लिए। एक तरफ मैं और एक तरफ बेबो, ऐसे पीठ से पीठ टिका के। और एक और था कि हमें भेजा गया था, मुझे और बेबो को दोनों को, क्या की चेन, जिसके ऐसे जो अच्छा, घूमता था जी बीच जी में। जी जी जी। एक तरफ, जिसके एक तरफ बेबो का चेहरा था और वो घुमा दो तो दूसरी तरफ मेरा चेहरा होता था। वाह। तो ये हमें हमारे शूट पर आपकी तरफ से, मतलब हम हमारी फैंस की तरफ से पाकिस्तान से भेजा गया जी था। जी। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग कि वहां इतना प्यार दिया जा रहा है कि हमारे लिए इस तरह के की चेन्स बन रहे हैं, पोस्टर्स बन रहे हैं। अच्छा जयति जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कहानी घर घर की और कसौटी ज़िंदगी की, तू मैं, ये बड़े अच्छे हिट सीरियल रहे हैं। ये अच्छे खासे यहाँ पर देखे गए और एक टाइम ड्यूरेशन तक देखे गए। तो जी इनमें जो आपने किरदार किए हैं वो आज तक आप याद करती हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शुरुआती दौर पर जो आप काम शुरू करते हैं वो आपके दिल के बड़े करीब होता है। जी जी तो मेरा जो पहला सीरियल था वो बालाजी टेलीफिल्म्स का एकता कपूर जी का इतिहास था। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ा ही सुपरहिट शो दिया जिसका नाम था कन्यादान, जिसमें मैं मेन लीड हीरोइन बन के आई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मैंने कुटुम्ब किया, फिर कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की। कहानी घर घर की में मेरा थोड़ा सा नेगेटिव किरदार था और वो एक थिएटर प्ले के ऊपर के ऊपर बेस किया गया था जिसका नाम था कुसुम मनोहर लेले। जी तो वो एक उस प्ले के ऊपर बेस करके वो कहानी थी, इसीलिए वो बड़ी मुकम्मल और बड़ी पुख्ता कहानी थी। तो उसका जो ट्रैक था वो बहुत बढ़िया था, मेरा जो किरदार था वो बहुत सारे शेड्स थे उसमें। और कसौटी जिंदगी की मैंने काफी लेट ज्वाइन किया था, वो 1 डेढ़ साल शो चल चुका था। उसके बाद मैंने
गीता बासु के किरदार को मैंने रिप्लेस किया था। एक और एक्टर करती थी, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, तो फिर मुझे कहा गया करने के लिए। तो मैं बड़ी रिलक्टेंटली गई कि मैं किसी को रिप्लेस में अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त वहां बड़े थे, बाकी जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी थी, डायरेक्टर साहब मेरे जी जी। दोस्त थे, जो को एक्टर्स थे वो मेरे दोस्त थे। तो उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा उस तरफ खींचा कि आओ ना, बड़ा मजा आएगा शूट पे, हम लोग सब मिलेंगे और ये और फिर से। तो पूनम नरूला मेरी दोस्त थी, तो उनके कहने पर मैंने वो शो ज्वाइन किया, कसौटी जिंदगी की। और मेरा किरदार का नाम था गीता बासु, जो जी परिवार जी। से बिल्कुल अलग थी। सब परिवार में अपना कुछ पॉलिटिक्स करते रहते थे, परिवार में जो ऊपर नीचे होता रहता था एक दूसरे के रिश्ते के बगैर, एक वही इंसान थी गीता बासु, जो राइटर भी थी, पढ़ी लिखी थी। वो ऑफिस जाया करती थी क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी थी, वो किताब भी लिख रही थी, और उसको उसका दुनिया को देखने का और रिश्तों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। इसीलिए वो प्रेरणा और अनुराग के इतने करीब थी। उन दोनों की जिंदगी में जो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस है, जी। महत्वपूर्णता है, वो समझती थी। तो मुझे गीता बासु करने में बड़ा मजा आता। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी, तू मैं की बात कर रही थी कि सचिन पिलगांवकर जी से मैं मिलने गई थी जब मैं शुरू शुरू में मुंबई आई थी। तो हम फोन करके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलने जाया करते थे कि हम थिएटर की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो थिएटर टीचर हैं, उनका नाम है पद्म विभूषण श्री इब्राहिम अल काजी, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेटअप किया था, बनाया था। और फिर वो चले गए थे 1978 में, और 1992 में वो इंडिया वापस आए थे, और लिविंग थिएटर नाम से उन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसमें हम 22 एक्टर्स और 8 डायरेक्टर्स को उन्होंने तैयार किया 4 साल की ट्रेनिंग पे। तो जब मुंबई आए तो सबको फोन करते थे कि हम थिएटर ट्रेनिंग करके आए हैं, अरकाई साहब के स्टूडेंट हैं। तो और उस वक्त कमाल देखिए कि क्योंकि तब कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह कोई नहीं होते थे, तो अच्छा। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सीधा आप लोगों से मिलते थे, आपसे बात करते थे, और उसी वक्त वो तौल लेते थे कि आप उनके किसी प्रोजेक्ट में आ सकते हैं कि नहीं, कास्ट हो सकते हैं कि नहीं। तब ये सब ऑडिशन देने का पता ही नहीं चलता कब कैसे क्या होगा, वो सब नहीं था। जी तो जी जी। मैं तो मैं डायरेक्टर से मिलने गई सचिन जी से, और उन्होंने मेरी आवाज की बहुत तारीफ की कि तुम्हारी आवाज की बहुत तारीफ है और तुम बड़ी सलीके वाली लड़की हो। और फिर दो एक हफ्ते के बाद ही उन्होंने मुझे कॉल किया तो में काम करने के लिए। तो मैं उस वक्त एक सुपर हिट शो था, जी और जी मैं जी। बड़ी खुश थी कि मैं सुप्रिया जी और रीमा जी के साथ, रीमा लागू जी के रीमा साथ लागू जी। इस शो में कैरेक्टर किरदार करूंगी। तो इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हीरा मंडी में आपने काम किया है, मैंने एक गाना अभी सुना था, आज़ादी, उसमें मैंने आपको देखा। तो इस फिल्म में आपका क्या करेक्टर है, और इस फिल्म में एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये फिल्म का अगला सवाल मैं बाद में पूछूंगा, ये बताइए प्लीज़। हीरा मंडी एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, और वो संजय लीला भंसाली की है। तो आप आई एम श्योर पाकिस्तान में संजय लीला भंसाली के नाम से हर कोई जानता है, जी जी। क्योंकि वो इतने कमाल के डायरेक्टर हैं, और हर किसी का एक सपना होता है उनके साथ काम करने का। इस जी जी। इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी मिस्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा किरदार का नाम है फतो। आखिर में मुझे पता चला कि मेरे किरदार का पूरा नाम फातिमा है। जब एक अच्छा। किरदार मुझे जोर से डांट देती है और कहती है फातिमा चुप रहो, तो मैंने ऐसे देखा बंसाली सर की तरफ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने ही कहा है, तुम्हारा नाम फातिमा है। और पूरे सीरीज में मुझे फत्तोबी के नाम से बुलाया जाता है, फत्तोबी। तो मुझे अच्छा। आखिरी दिनों में जब 1 साल बीत गया ये किरदार करते करते, तो पता चला कि मेरे किरदार का पूरा नाम फातिमा है। फातिमा है। तो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उसको एजी कैरेक्टर बना दिया था। एक किरदार दिया गया था मुझे, तो मैंने बंसाली सर से कहा था कि मैं उसे क्या अपनी तरफ से थोड़ा कलर कर सकती हूँ, क्या मैं उसको थोड़ा सा सत्तों से मुख्तलिफ बना सकती हूँ, क्योंकि अगर दोनों ही किरदार सेम होंगे तो फिर वो स्टैंड आउट कोई भी किरदार नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि हम वो गुड़िया जो है एक जैसे एक साथ बात कर रहे हैं और हमारा एटीट्यूड सेम है। तो सर ने कहा कि देखिए, करके देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो वैसा ही उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब एक दो सीन मैंने अपने हिसाब से अपने किरदार को थोड़ा सा अलग से करते हुए, थोड़ा एजी, जो जो बोलती ज्यादा है, अपनी जगह समझती है लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि अभी तक उसने अपनी जिंदगी के फेलियर को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया है। और उसको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं मल्लिका जान, यानी कि जो मनीषा कोइराला जी ने किरदार किया है,
हुजूर की जिंदगी में उसके क्या मायने हैं, उसको ये भी पता है कि हुजूर का उसके बगैर काम नहीं चल सकता, और हुजूर को भी उसको उसकी जगह दिखानी पड़ती होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलती है। हमने अपने घर के आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन या भाई में ऐसे बड़े सारे किरदार देखे हैं जो इस तरह के होते हैं कि अपनी बात कह जरूर जाते हैं, चाहे उसका कोई भी रिजल्ट निकले, चाहे बाद में उन्हें मार पड़े या थप्पड़ पड़े या डांट पड़े या उनको घर से निकाल, कुछ भी, लेकिन वो अपनी अपनी मन की बात कहकर रहते हैं। तो मैंने इस तरह का किरदार कुछ बनाया, और जब 2-3 सीन्स हमने वैसे किए तो सर को बहुत अच्छा लगा, मिस्टर बंसाली को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर बाकी के जितने भी सीन्स थे उन्होंने वैसे ही कोरियोग्राफ किए, और उसको वैसे ही शेड्स देकर हमने फिर किरदार को आगे बढ़ाया। अच्छा। इसीलिए सॉरी, एक और बात मैं कर जी चाहूंगी, जी आपने आजादी गाने की बात की, जी तो वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि तो बड़ा ही खूबसूरत गाना है और बड़ा जोश वाला गाना है। इसीलिए आप देखोगे कि जब पूरा गाना है जिसमें सब लोग जी आगे जी बढ़ रहे हैं जी मशाल लेकर, पूरे जज्बे के साथ, लेकिन ये भक्तों का किरदार ही है जो अपनी अपनी छाती को पीटते हुए आगे बढ़ती है और जाकर चैलेंज करती है अंग्रेज पुलिस को, और वो जब उसको मारते हैं तो वो सीधा भाग के हट नहीं जाती, वो सिर्फ थोड़ी सी हिल जाती है, लेकिन उसको खींचकर पीछे किया जाता है। तो वो इस तरह की जाबाज किरदार भी है। बेहतरीन बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। अच्छा जयति जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हीरा मंडी लाहौर, पाकिस्तान लाहौर के शहर की एक कहानी है, तो ऐसा भी क्या हुआ कि उनको लाहौर के शहर में, ये एक छोटा सा एरिया है हीरा मंडी, जहाँ पर जो है मैं खुल के तो बात नहीं कर सकता तवायफों हूँ, का तवाइफों तवायफों का का छोटा सा वो है, क्योंकि ये चीज़ें तो दुनिया भर में हर जगह हैं, इंडिया में भी जी है, हाँ। हर जगह है, तो हम्म। उनको पाकिस्तान ही का सब्जेक्ट क्यों चुनना पड़ा? इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, उनको चुनना नहीं पड़ा, उन्हें पसंद आया। तो मोइन बेग साहब के साथ ऐसे बहुत के पास ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो लाहौर से रिलेटेड है, क्योंकि उनके मेरे जैसे मैंने कहा कि सिर्फ उनके बड़े सारे रिश्तेदार थे, तो वो जाकर मिला करते थे, उनके साथ वक्त बिताया करते थे। तो उन्होंने आकर जब ये कहानी बंसाली सर को दी, तो उनको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बंसाली सर को म्यूजिक की और डांस की बहुत कदर है, तो उनको ये कहानी पसंद है, और इसमें बहुत सारे एक तरह के कैरेक्टर्स नहीं है, सब में बहुत लेयर्स हैं, है ना, बड़े परत पे परत है, और वो खुलते जाते हैं और उनके मुखौटे हैं वो हटते जाते हैं। तो इसीलिए उनको ये कहानी बहुत पसंद आई, और ये 14 साल से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि सबसे पहले जी उन्होंने रेखा जी को इसमें कास्ट करने का सोचा था, फिर उसके बाद ऐसा कहा, मैंने तो इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा, और मिस्टर पंसाली की इंटरव्यू में सुना कि वो फवाद खान और मायरा जी को लेना चाहते थे। फिर उसके बाद वो भी शायद बात नहीं बनी, फिर लेकिन जैसे मैंने कहा कि किस्मत में जो होता है वही होता है, वो जो जब होता जो है। बनना होता है वो वैसे ही बनता है। वक्त के साथ तो हमारी किस्मत थी कि हम इसमें आप लोगों ने काम काम करेंगे। किया। जी। तो ये ये प्रोजेक्ट हम लोगों की झोली में आकर गिरा, और आई एम वेरी थैंकफुल। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पर्टिकुलर इसीलिए चुना, हाँ। तो ऐसा नहीं कि लाहौर का सब्जेक्ट है इसीलिए सर ने चूज किया होगा, उनको ये कहानी मुकम्मल और अच्छी पसंद आई होगी। तो इसलिए उन्होंने ये, जैसे मैंने कहा कि उनका जज्बा पिछले 14 साल से इसे बनाने का था, और अब जाके बन पाई है। तो और एंड लाइक हम सब जानते हैं कि अ, उस वक्त जो समय था लाहौर, और यहाँ पर कल्चरली इट वाज अ वेरी रिच, इट्स अ वेरी रिच प्लेस, है ना, जहाँ पे मौसीकी, नाच, ये जी सब जी सब बहुत 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 ही इनकी इसकी चर्चा बहुत थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इट्स अ वंडरफुल, हमने तो प्ले किया जिसका नाम है जिस लाहौर ने देखा वो जन्मे ही जी। नहीं। अच्छा, तो अकबर बजाज जी की। कितना टाइम लगा इस सीरीज को बनने में, और कितनी सीरीज है ये? अभी अभी तक तो हमने एक ही सीजन कंप्लीट किया है, और ऐसे बात सुनने में आई थी कि सेकेंड और थर्ड सीजन भी है इसका, लेकिन अभी तक उसके बारे में हमें मुझे तो कुछ नहीं कहा गया है। ये सीरीज बनने में 1 साल 3 महीने लगे। ओहो। हम लोग जून में 2022 में शूटिंग शुरू की थी, और सितंबर 2023 में जाकर ये खत्म हुई, मुकम्मल हुई शूटिंग इसकी। फिर एडिटिंग में अलग टाइम लगा होगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से साथ साथ सर शायद एडिटिंग करते ही जा रहे थे, इसीलिए शायद क्योंकि 23 के बाद सीधा अप्रैल 1 मई को आ जाना आफ्टर द डबिंग, और हमने तो इसकी अंग्रेजी डबिंग भी की है।
तो पहले इसकी जो जहाँ जहाँ पर थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा था वहां वहां पर हमने इसकी जो नॉर्मल मेरी अपनी डबिंग की है, और उसके बाद पूरे के पूरे सीरीज की जो इंग्लिश की डबिंग है वो भी मैंने अपनी, पत्तों की डबिंग तो मैंने खुद ही की इंग्लिश। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम मैंने तो ट्रेलर ही देखा है क्योंकि अभी हमने यहाँ नहीं देख पाए कंप्लीट, या फिर आज़ादी के बारे में भी बताया गया है या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बताई गई है? नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। देखिए, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हम तो नव तवायफों की जिंदगियां बता रहे हैं, और जी। कैसे ये तवायफ सिर्फ तवायफ नहीं थी। एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है अदिति राव हैदरी के किरदार का, जिसका नाम है विपुल जान। उनके किरदार का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, और जब ये सीन मैंने किया था तो मैं काफी बार ये डायलॉग अपने आप में रिपीट भी करती थी कि मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बन के सोचो, जी तो जी। पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने देश सुना है के लिए, मैंने। अपने कंट्री के लिए, है ना। तो अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी भी, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी इसे आजादी दिला सकते हैं, हम भी एक परचम लहरा सकते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत बात है, आप सोचिए कि और ये तो हम जानते हैं, तो हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि उस वक्त जो तवायफें थी और जो नवाबों की पत्नियां थी, बीवियां थी, और ऐसे जगह जहां पर बहुत लोगों का आना जाना था, उनके लिए जो अपने जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उन लोगों को मैसेज पहुंचाना, उनको मदद करना, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो स्ट्रेंथ से हो, चाहे क्या, तो वो उनको मदद करने में बहुत बहुत ज्यादा इन तवाइफों का हाथ रहा है। ये तो हमने देखा। आप जानते हैं अजीजुन भाई जिनके बारे में हम बात करते हैं, कि उनका तो बहुत, वो तो खुद ही एक वॉरियर थी, स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने बहुत बहुत लोगों की मदद की, और आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ वो पैसा कमाने में, गाने में, नाचने जी में, इन सब चीजों में भी नहीं थी। उनके भी एक दिमाग था, उनकी भी जहीनियत थी, उनकी भी जज्बा था। वो भी अपने मुल्क के लिए सोचती थी। वो भी जानती थी कि जो ये ब्रिटानिया, जो राजा है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये सिर्फ उन्हें लूटने के लिए ही आए हैं। उनका कोई ऐसा और कोई मंशा नहीं है। वो सिर्फ हमारे देश को, हमारे मुल्क को, तब तो सब एक ही था, तो जी। हमारे मुल्क को लूटने के लिए ही आए हैं, और हमें नीचा दिखाने के लिए और स्लेव बनाने के लिए आए हैं। और वो हमारे देश के लिए ऐसा कुछ खास करना नहीं चाह रहे। तो इसमें 1947 से पहले का दौर दिखाया गया है क्या इस मूवी में? जो हमारी कहानी है जिसमें मैं जी हूँ, जी। वो 1942 टू 1946 की कहानी। अच्छा, ठीक ठीक। तो और ऐसा नहीं है कि कोई, बहुत लोगों ने कहा है कि अरे वो 1857 का रॉन्ग दिखाया है, ये दिखाया है, लेकिन 1857 की कहानी ही नहीं है। 1942 से लेकर 1946 तक की कहानी है। अच्छा, उस टाइम तो हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे। हाँ, मैं भी नहीं हुई थी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो है राइटर जो है मोइन मोइन बेग साहब, वो इंडियन है? कहानी उनकी है, कहानी उनकी है। अभी स्क्रीन प्ले जो है वो मिस्टर भंसाली और बिभुपुरी जी की। अच्छा, हमारे शो की एक रिवायत है, हम जिस भी मेहमान को बुलाते हैं हम उनसे या तो कोई गाना सुनते हैं या कोई शेर सुनते हैं या कोई डायलॉग। क्या चूज करना चाहेंगी आप? मैं तो गा नहीं सकती हूँ। आपको अब बताऊँ, एक बड़ी मजेदार बात मैं अपने हर इंटरव्यू में बताती हूँ कि मैं, पैदाइश मेरी बंगाली परिवार की है, मैं बंगाली हूँ, और दिल्ली में मेरी परवरिश हुई है, इसलिए मेरी हिंदी साफ है। और क्योंकि मैंने थिएटर भी हिंदुस्तानी में किया है, तो मतलब जिसमें गंगा जमनी लैंग्वेज होता है, जिसमें उर्दू और हिंदी, आप जैसे दिल्ली का जो लैंग्वेज आप जी जानते हैं, जी हिंदी जी। और उर्दू मिक्स होती है। मिक्स होती तो है। तो इसीलिए जब मैं, क्योंकि मैं बंगाली परिवार में हूँ, और बंगाली लोग अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं, तो मेरे माँ बाप ने शुरू शुरू में बड़ी खुशी खुशी, जब मैं 6 साल की थी तो मुझे गाने की क्लास में ज्वाइन कराया, मौसीकी में। और वो इतने डिसअपॉइंटेड हुए, इतना डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि मैं तो बहुत खराब गाती थी। तो इसीलिए फिर तब जाके मुझे डांस में दिया गया, तो मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा 17 साल ओबीसी। लेकिन मेरे कान बड़े सधे हुए, बहुत पक्के हैं, बहुत पक्के कान है मेरे। तो मैं, थोड़ा सा भी बेसुरा कोई हो जाता है या बेताला बेताला हो जाता है ना, मैं उसे तुरंत पकड़ती हूँ, क्योंकि मैंने 17 साल डांस सीखा है। लेकिन इसीलिए मैं खुद गा नहीं पाती, क्योंकि मेरे कान इतने सधे हुए हैं कि मैं इतनी बेसुरी हूँ, मेरे कान खुद अपने आप को नहीं सुन पाते। तो
न सिर्फ एक ऐसे ऐसे डायलॉग तो नहीं है, लेकिन मेरा एक सीरियल है बहुत सुपरहिट जिसका नाम है ससुराल सिमर का। उसके भी बहुत फैन है आपके मुल्क के, पाकिस्तान में बहुत लोग देखते हैं। मेरे किरदार का नाम था निर्मला देवी भारद्वाज। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इतने साल, एक जो 2 ढाई साल हम कोशिश कर रहे थे ये इस इंटरव्यू को करने की, जी जी। अलग अलग मेरे जिंदगी के और अलग अलग शोज के मातहत जो हम इसको करने थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो होता है वो अच्छे समय पर होता है, सही समय पर होता है। आज हीरा मंडी पे जो जिसकी कहानी लाहौर बेस्ड है, आज हम आपके मुल्क के साथ, आपके साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ मैं। ये कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ सही है। वक्त पर हुआ है, सही सही सही। अच्छा। और मैं ये भी कहना जी चाहूंगी कि जी। आप भी देखिए, आप हीरा मंडी पूरा देखिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप और पाकिस्तान में जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने भी मेरे फैंस हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि हीरा मंडी देखिए। आप मुझे बताइए आपके फतों का किरदार आपको कैसा लगा। ज़रूर देखेंगे हम लोग। जी नाजरीन, ज़रूर देखिएगा इनकी हीरा मंडी मूवी, और इनके किरदार, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है, अप्रिशिएट कीजिएगा। अच्छा जयति जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप की शादी हो चुकी है, कितने बच्चे हैं, या? हाँ जी, मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी। और मुझे तो कभी याद भी नहीं पड़ता कि मेरी शादी हुई तो कब नहीं हुई है। तो आई फील आई वाज ऑलवेज नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं है, बाय चॉइस नहीं है। क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार की देखभाल करती हूँ, करती थी। तो उसकी वजह से काफी हद तक मैंने अपने जो अपने उसको, काफी मैं काम भी कर रही थी। और मैंने ये देखा कि हमारे परिवार में या हमारे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आसपास के, आप किस वजह से आप, व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, व्हाई डू यू हैव चिल्ड्रन? यू हैव चिल्ड्रन बिकॉज हमारे इंडिया में या फिर पूरे दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी जो माँ बाप है वो बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़े होकर वो उनकी देखभाल करें, बुढ़ापे की लाठी बने, परिवार रहे उनका। तो मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं थी कि मेरी देखभाल कोई करे, या तो अगर बच्चे होने चाहिए तो वो बच्चे हैं इसीलिए होने चाहिए क्योंकि दे आर ब्यूटीफुल, दे आर बड़े खूबसूरत। आप और आपके जो पार्टनर है वो कैसे दिखते हैं और वो दोनों का मिलन होकर वो कैसे बनता है बच्चा, वो बड़ा वो देखने की इच्छा होनी चाहिए। और हमें और अच्छे सिटीजन्स, अच्छी दुनिया में ह्यूमन बींग्स को हम बना करें। सो ये जरूर जज्बा रहा है। लेकिन माता जी बनने के बाद ये जो किरदार मैं करती हूँ, वो बनने के बाद मुझे अब लगता है कि मैं मुकम्मल हूँ। मैं कि फिर वाह। आप मुझे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरे तो बच्चे नहीं है। कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने खुद इतनी ममता जो है, अपना वात्सल्य जो है, जो मदरहुड है, जी जी। वो आपने इतना ज्यादा उसके एग्जाम्पल सेट किए हैं, विद शोइंग सो मच लव टू पीपल, हेल्पिंग पीपल, एम्पावरिंग वीमेन, लड़कियों को जो मैंने जज्बा दिया है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का, ये किरदार के थ्रू से, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्यार मिला है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब जिन जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया है वो जब पलट के आज सुबह से हैप्पी मदर्स डे के इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे फोन कॉल्स मुझे आए कि मुझे लगा कि अरे वाह, एक नहीं, दो नहीं, हजारों में। इस वक्त आपको पाकिस्तान भर में देखा जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपके पाकिस्तान के लोग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनकी तरफ से मुझे हमेशा प्यार मिला है। जैसे मैंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा समझ में आता जब मैं सबकी लाडली बेबू कर रही थी, तो वहां से जो मैसेजेस आते थे, जो हमारे को गिफ्ट्स आते थे, वो उससे पता चलता था कि कितना प्यार मिलता है वहां पर। और हर शो में कोई ना कोई हमें वहां से मैसेजेस करते ही हैं, फैंस फ्रॉम पाकिस्तान, मैम आप बहुत अच्छा काम करती हैं, मैम आपका बहुत अच्छा काम लगता है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत दी, मेरे काम को सराहा। हम कलाकार हैं, हमारे काम को सराहा जाए, हमें प्यार मिले, हमारे लिए वही बहुत। और आपको आप जानते हैं कि जो कला है वो सब लोगों को जोड़ता है एक साथ, जी जी। सबके दिलों में प्यार ही, बस हमारा काम ही ये है कि हम जुड़े रहें लोगों के साथ। सो मैं पाकिस्तान में सबसे कहूंगी कि इस तरह से प्यार मुझे देते रहिए, मेरे काम को सराहते रहिए। हीरा मंडी देखिए, मेरे आगे आने वाले बहुत सारे काम हैं वो भी देखिए जरूर। तो और
आपसे मिलने का जरूर मौका मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपकी इस शो के माध्यम से कि पाकिस्तानी जो शोज है, जो ड्रामा है, जो उनकी कहानियां होती हैं, जो जी, उनके जी, किरदार होते हैं, जी। वो बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप जो लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, वो वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली 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 लाइक। चलिए, उन सबको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपके थैंक शो यू। के माध्यम से कि आप लोग बहुत खूबसूरत शोज बनाते हैं, दिल के बहुत करीब होता है, जिंदगी के बहुत करीब होता वाह, क्या बात है! बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जयती जी, आपके साथ पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। आपका वंस अगेन फिर से शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहे, अच्छी सेहत बनी रहे आपकी। और ऐसे आमीन, बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए आप, खूब आमीन, नाम हो आप। मेरी आमीन। ब्लेसिंग्स आपके साथ। थैंक अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जयती भाटिया। मैं आज जहान से बागवान के यूट्यूब पर अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप जहान से बागवान का यूट्यूब चैनल जरूर देखिए, मेरा इंटरव्यू देखिए और बताइए कैसा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारे साथ कॉल पर थी जयती जी इंडिया से। मुझे और इनको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।